अभिनंदन हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के रक्षा मंत्री, किसानों के मसीहा माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी स्थान ग्रहण कर ले। मैं आग्रह करूंगा मंचासीन सभी अतिथियों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कैलाश जी विजयवर्गीय, मेघराज जी जैन पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जी सत्तन, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे जी, उमा शशि शर्मा जी, सभी मंचासीन नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि सभी दीप प्रज्वलित कर हम करतल ध्वनि से जयघोष के साथ सम्मिलित हो। भारत माता की, भारत माता की। ये स्क्रीन थोड़ी पीछे से। वंदे 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 वंदे, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे वंदे। मैं आग्रह करूंगा नगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव जी रणदीप, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रत्याशी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है कि हमारे अतिथि, हम सब के नेता, देश के रक्षा मंत्री, किसानों के लिए वरदान साबित हुए। 16% ब्याज से जहां कर्ज मिलता था, 0% करने वाले हम सब भी ऐसे राजनाथ सिंह जी के स्वागत के लिए करतल ध्वनि से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। उनका स्वागत मंचासीन सभी अतिथि स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। मां अहिल्या की मूर्ति माननीय राजनाथ सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लगातार 7 चुनाव में विधानसभा में जीत हासिल करने वाले और जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं उसके बाद वो सारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाती है। और महापौर के रूप में पहले इंदौर शहर के चयनित महापौर और उसके बाद लगातार 5वां महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनाने वाले ऐसे हमारे प्रत्याशी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की। माननीय रक्षा मंत्री जी मंच पर हैं, इधर उधर नहीं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर पीछे भी जरा अभिनंदन करें, जितने भी पीछे लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान और मोदी जी के मंत्रिमंडल में देश की रक्षा का दायित्व जिनके पास है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राजनाथ जी का जरा जोरदार एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मेघराज जी, आदरणीय मोघे जी, आदरणीय आईडीए के अध्यक्ष जयपाल जी, भाई गुड्डू भाई, आकाश विजयवर्गीय जी, सुदर्शन जी, कमल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता राष्ट्र कवि सत्तन जी के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। सत्तन जी का
आदरणीय डॉक्टर उमा शशि जी, युवा आयोग के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर निशांत खरे जी, आदरणीय चांदू नेता, आप सबके लिए भी मैं जोर चाहता हूं, जोरदार तालियां बजाकर आप सबके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए बस। अब जरा मैं अपनी बात कह दूं, नौजवान मित्रों, आपके जोश को मैं प्रणाम करता हूं। 10 मिनट शांत हो जाएं, उसके बाद फिर अपन नारे लगाएंगे एक साथ। माननीय राजनाथ जी, इस इंदौर शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी राजकुमार मिल में मजदूर थे और हम लोग बचपन में शाखा जाया करते थे। शाखा जाते जाते विद्यार्थी परिषद में आ गए। 83 में नगर निगम के चुनाव हुए। मैं उन विभाग प्रचारक जी का नाम नहीं लूंगा। वो सुबह ही सुबह आए, बोले तुमको इस वार्ड से चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी माताजी ने भी मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, घर से निकाल दूंगी चुनाव लड़ा। बोले इतना बड़ा कांग्रेस का नेता है, उसके खिलाफ लड़ लेगा, हार जाएगा और अपने काम में लग जाएगा, 15 दिन पार्टी को देने में क्या है। ऐसा बोलकर और मुझे टिकट दिया। धारकर जी भी मुझे नहीं पहचानते थे, धर्म साहब भी नहीं पहचानते थे। टिकट दिया, बोले धारकर जी के घर जाओ, धर्म साहब के घर जाओ। मिल के आया मैं, और ये लग रहा था कि पार्षद का चुनाव तो हारना ही है, ये सोचकर चुनाव लड़े। मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का सह मंत्री था। अनिल दवे हमारे मित्र थे, आलोक दवे उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। साहब उस चुनाव में गलती से मैं जीत गया चुनाव, बस वहीं से वो यात्रा प्रारंभ हुई है। तो फिर विधायक, मंत्री, महापौर, राष्ट्रीय महामंत्री और फिर से वापस 1 नंबर क्षेत्र में। मेरा सौभाग्य है, 1 नंबर क्षेत्र में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान है और सबसे ज्यादा संत हैं, और ये सारे संत यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। संतों के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दें आप। मैं आपके और राजनाथ सिंह जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर कार्यकर्ता बंधुओं, मैं कहीं भी चुनाव जीतने नहीं जाता, मैं कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का दिल जीतने जाता हूं। और इसीलिए कमल जी ने कहा कि जिस चुनाव क्षेत्र से मैं लड़ा वो अयोध्या हो गई, वो भारतीय जनता पार्टी की हो गई, इसलिए कि वहां पर काम करना, कार्यकर्ताओं को खड़ा करना। मैंने क्षेत्र क्रमांक 1 का पूरा नक्शा देख लिया, और आज सुबह क्षेत्र क्रमांक 1 के डॉक्टर्स, इंजीनियर सबके साथ बैठकर 5 साल में हम क्या करेंगे, वो विजन डॉक्यूमेंट भी मैंने जनता के बीच में रख दिया कि 5 साल में हम इसको विकास में नंबर 1 बनाएंगे। हमें हमेशा आशीर्वाद रहा राजनाथ जी का। राजनाथ जी के बारे में एक बात बताऊं, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। राजनीति में काम करते कई बार निराशा आ जाती है, और राजनाथ जी के पास बैठ गए आप 5 मिनट तो निराशा समाप्त, और काम करने की ऐसी ऊर्जा लेके जाते हैं कि फिर से तरोताजा जैसे हो गए हों। ये राजनाथ जी की विशेषता है। ऐसे राजनाथ जी आज हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने आए, मुझे आशीर्वाद देने आए। जब पार्टी से मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि माननीय राजनाथ जी मेरे कार्यालय का उद्घाटन करें, तो उन्होंने कहा कार्यालय का उद्घाटन राजनाथ जी करेंगे क्या? मैंने कहा आप बोल के देखिए, अगर करेंगे तो मेरा सौभाग्य, नहीं तो कोई बात नहीं। चिट्ठी गई कार्यालय से, राजनाथ जी ने तत्काल स्वीकृति दे दी। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास निशब्द हूं मैं। किस शब्दों से राजनाथ जी का अभिनंदन करूं मैं? आज जो मान सम्मान मेरा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आपकी उपस्थिति के कारण बड़ा है, मैं दावे से कहता हूं सिर्फ 1 सीट नहीं, इंदौर की हम 9 की 9 सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो मैं आपके और राजनाथ जी की मैं तो बात करता रहूंगा, रोज करूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं, बंधुओं, कि हमेशा मैंने चिंता की है कार्यकर्ताओं की आन बान शान की।
ये मैं कहता हूं कि मैं यहां का जनप्रतिनिधि बनने के बाद कार्यकर्ताओं की आन बान और शान की चिंता करूंगा और साथ में विकास में भी नंबर 1 होगी ये विधानसभा। इतना मैं वादा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कैलाश जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे शहर के गौरव और भारत के जाने माने कवि और जिन्होंने अटल जी के साथ काव्य पाठ किया है, ऐसे सत्तन जी को ताली बजा के अभिनंदन करके आमंत्रित करें। माननीय सत्यनारायण जी सत्तन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। माताओं बहनों दोस्तों, यहाँ तो इतने सारे शेर इकट्ठे हो गए हैं कि वो सारे के सारे ऐसे लोगों को जो देशद्रोही हैं उनको बाहर निकाल देने के लिए तत्पर हो गए। शेर का नारा तैयार नहीं होता है। और अभी अभी माता भगवती शेरावाली के नवरात्र से उबर करके हम आए। हमने दुर्नीति के रावण का वध किया है और वध करने के पश्चात प्रजातंत्र की स्थापना के लिए एक कैलाश की स्थापना यहाँ पर की है, ताकि यहाँ पर आकर के कोई भी व्यक्ति, ए भैया जिंदाबाद, बहुत हो गया। अब कार्यक्रम चालू हुआ है। हमारे देश बीच में माननीय राजनाथ सिंह जी विराजमान है। वो रक्षा की भाव लेकर के आए और आपके अंतर का बनते उठने वाला जो भाव है वो अपने आप की प्रतीक्षा कर रहा है। और हम कमल के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। कैलाश को यहाँ से हमें विजयी बना करके भेजना है। विजय तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने पर्चा भरा था और गजानन जी की आराधना की थी। विजय तो लेकर के हम उसी दिन आए जिस दिन हमने भगवान गजानन जी के चरणार बिंद में अपना कमल पुष्प अर्पित करके आराधना की थी। और उस आराधना की साधना को भारतीय जनता पार्टी के तख्त पर मोदी जी को विराजमान करने में अगर किसी का सहयोग हो सकता है तो भारत की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं का सहयोग हो सकता है। इन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चलने वाली जो पार्टी है, कर्तव्य निष्ठा की भावना को लेकर के चलने वाली पार्टी है, जो त्वदीयाय राष्ट्र त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम के भाव को धारण करती है और अपने राष्ट्र की वंदना के लिए अपने आप को समर्पित करती है, उन कार्यकर्ताओं के बीच में यदि हम कार्यालय का शुभागमन करें और उस कार्यालय के शुभागमन में माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में आ जाएं, तो राजनाथ सिंह जी राज्य को तो नाथ देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने उन तमाम बेलों को नाथ करके एक बार सत्य का असत्य का वर्ण किया था, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उस गंदी राजनीति को नाथ करके उस सिंहासन पर विराजने का काम राजनाथ सिंह जी ने किया है। हम मालवा की इस धरती पर, अहिल्या माता की इस धरती पर, क्षिप्रा और उज्जैन के बीच में, अब ओंकारेश्वर और उज्जैन के बीच में, महाकाल के बीच में बचे हुए इंदौर में महारानी अहिल्या की नगरी में आपका भाव भी ना स्वागत करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दोनों हाथ उठा करके रानी राजनाथ सिंह जी के स्वागत में, अभिवादन में अपनी भावना को प्रदर्शित करेगा। जहां पर राजनाथ है वहां पर राज है, और जहां राज है वहां पर उसका नाथ बनाने के लिए कैलाश को राजनाथ स्वयं हमारे बीच में आ गए। आपकी समझ में आएगा कि इस देश को, इस प्रगति को, मेरी स्थिति तो ऐसी है कि इस क्षेत्र की पहली क्षेत्र क्रमांक 1 में पहला नारियल फोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है।
1980 में जब कांग्रेस का बोलबाला था, इंदिरा जी के जय जयकार के नारे लगते थे, तब इस क्षेत्र इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि तू जाकर के इस क्षेत्र में काम करेगा। मैंने मास्टरी की नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ करके अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए इस क्षेत्र में उपस्थित हुआ और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उस स्थान को प्राप्त किया। वो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की पहली विजय थी, भारतीय जनता पार्टी की पहली विजय थी। जिस दिन यहाँ पर हम 1 नंबर में, उससे पहले कोई स्थान हमें नहीं मिला, और जब स्थान मिला तो नौजवानों की उपरती हुई ऊर्जा इस बात को लेते पर हो गई कि हर घर घर में अब कमल खिलेगा। और राजनाथ सिंह जी जो हमारे बीच में आए, वो इस देश को सचेत करने के लिए आए, नागरिकों को सचेत करने के लिए आए, देश की रक्षा के मंत्री का भाव ढालते हैं, वो वीरोचित भावनाओं से उत्तेजित होते हैं वो। इसलिए वो आज हम लोगों से ये कहने के लिए आए कि गीध मंडरा रहे हैं, गिद्ध मंडरा रहे हैं इर्द गिर्द घेरे में, गीध मंडरा रहे हैं इर्द गिर्द घेरे में। फर्क दिखता नहीं प्रकाश और अंधेरे में, फर्क दिखता नहीं प्रकाश और अंधेरे में। इसलिए जीवनी शक्ति, मानवीय मुक्ति समंदर खंगालते रहना, मानवीय मुक्ति समंदर खंगालते रहना, जीवनी शक्ति दिए की उजालते रहना। राजनाथ सिंह जी जीवनी शक्ति को दीपक की उजालने की बात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारी पार्टी का जो उद्गम है वो दीप की लौ से निकलने वाला उद्गम है, दीपक के प्रकाश से निकलने वाला उद्गम है। जो दीपक की लौ सूर्य बन करके यहाँ पर स्थापित हुई, उसी सूर्य की किरणों से ये कमल खिल करके आया है। इसलिए दोस्तों, नौजवानों, कार्यकर्ताओं, कार्यालय के इस उद्घाटन के अवसर पर एक ही संदेश देते हुए आपसे कहना चाहता हूं, राजनाथ जी के नेतृत्व में, कि जीवनी शक्ति दिए कि उजालते रहना, आंधियों बिजलियों के दांव, आंधियों बिजलियों के दांव ताकते रहना। और कार्यकर्ता काल मावस है पहरेदारों जागते रहना, पहरेदारों जागते रहना, कदम कदम पे यहाँ लुटेरों का डेरा है, जरा मशाल जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा अंधेरा है। इस अंधकार को प्रकाश के उन्मुख करने का उत्तरदायित्व लेकर के हमने माननीय कैलाश जी को आपके बीच में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। आप सभी का प्रेम प्यार, स्नेह दुलार और आपकी सहभागिता उन्हें वहाँ पर प्रतिष्ठित करेगी। एक हमारा प्रतिनिधि यदि यहाँ से जाकर के किसी उच्चासन को प्राप्त करता है तो हमारे इस उद्देश्य का, हमारी भावनाओं का और हमारे निर्णय का वह सफलतम परिणाम होगा। आपका मत निस्संदेह हमारे साथ है, लेकिन आप घर घर जाकर के अपनी भावनाओं को जागृत करें और संदेश दें कि इसे एक ही फल जो है, ऐसा लगता है जो एक ही फल है वो सभी को प्राप्त होगा। और आप सबकी उपस्थिति देख करके मुझे तो ऐसा लगता है कि आज सारे भाजपाई लाम पर हैं, आज सारे भाजपाई लाम पर हैं, जो जहां भी हैं वतन के काम पर हैं, जो जहां भी हैं वतन के काम पर हैं। ये वतन के इस कार्य में आपका सहयोग विजय श्री का वरण करें, राजनाथ जी का आशीर्वाद हमारे साथ चले और हम अपनी यात्रा को समग्रता संपूर्णता प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। आवाज में दम नहीं है, दम लगा के बोलो, माँ की जय बोल रहे हो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जय हो। धन्यवाद माननीय गुरुजी। मैं आग्रह करूंगा, विधानसभा, पिछली विधानसभा में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले और विधानसभा 2 के प्रत्याशी रमेश मिंदोला जी से कि आए और राजनाथ सिंह जी का स्वागत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ताली बजा के अभिनंदन करिए रमेश जी को, पुनः शुभकामना। और रमेश जी, इस बार आपका रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है और ये ब्रेक 1 नंबर करेगा। 1 नंबर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? एक बार ताली बजा के
रमेश जी को शुभकामना दे, लेकिन फेयर कंपटीशन जरूर होगा। मैं आग्रह करूंगा हम सबके नेता और जिनका व्यक्तित्व भारत की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है, जब बोलते हैं तो राजपूताना गौरव टपकता है। जब पीड़ा मन में भरती है तो किसानों के लिए जब 16% ब्याज से पैसा मिलता था, जब कृषि मंत्री रहे तब वो 2% 0% में करते हुए, और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10,000 की सहायता मिलती है। ऐसे हमारे कर्मठ, क्रियाशील और हमारे राष्ट्र के गौरव के प्रतीक माननीय राजनाथ सिंह जी को आप करतल ध्वनि से, और जब अपने स्थान से वहां तक जाए उतनी खड़े होकर ताली बजा के अभिनंदन करिए, आमंत्रित करिए और भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय राजनाथ सिंह जी। बैठिए बैठिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक हाथ भी नीचे नहीं होना चाहिए। भारत माता की। यह बात है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और आपके प्रत्याशी श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, और एक दूसरे प्रत्याशी भी अभी आ गए हैं, रमेश जी मेंडोल। मुझे यह बतलाया गया कि सर्वाधिक मतों से मध्य प्रदेश में जीतने वाला यदि कोई है तो रमेश जी है। अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना है, पहली बार सत्तन जी को मुझे सुनने का अवसर मिला है, और मैं कहना चाहूंगा सत्तन जी, मैं आपके भाषण से बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। श्री मेघराज जी जैन, श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा, श्रीमती उमा शशि शर्मा जी, श्री आकाश विजयवर्गीय, श्री सुदर्शन जी गुप्ता, श्री अमरदीप सिंह औलख जी, निरंजन चौहान जी, अशोक चौहान, श्री योगेश मेहता, श्री दीपक तीनू जैन, और हमारी दाहिनी तरफ मंच पर विराजित सभी सम्मानित संतगण, और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों। मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिस शहर में मेरा 2 बार 3 बार 4 बार जाना न हुआ हो, और जहां पर मेरी कभी न कभी कोई सार्वजनिक सभाएं न हुई हो। लेकिन शायद इंदौर एक ऐसा शहर है जहां मैं 2008 में आया था एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए, और फिर 15 वर्षों के बाद इस इंदौर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच आया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैंने अपने जिंदगी में पार्टी कार्यालय का कभी उद्घाटन, मैंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कभी नहीं किया। सारे देश भर में 2-2 बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रादेशिक कार्यालयों का, क्षेत्रीय कार्यालयों का तो उद्घाटन किया है, लेकिन चुनावी कार्यालय का उद्घाटन नहीं किया है। लेकिन मुझे जानकारी जब विजयवर्गीय जी ने दी पार्टी के माध्यम से कि हमारे कार्यालय का उद्घाटन करना है, तो बहनों भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सहज रूप से अपनी सहमत दे दी कि मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा, और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे और जो भी कहना हो कह लें, लेकिन हमारे कैलाश विजयवर्गीय की विश्वसनीयता के ऊपर कोई मां का लाल उंगली उठाकर आरोप नहीं लगा सकता। इस इंदौर शहर का जहां तक प्रश्न है, स्वच्छता की दृष्टि से इंदौर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 माना जाता है, और यहां के लोग रहन सहन, खान पान के मामले में पूरे भारत में जाने जाते हैं। यह इंदौर की विशेषता है। और खान पान का जहां तक सवाल है, मैं एयरपोर्ट पर उतरते ही कैलाश जी से यह पूछा
ये बतलाइए यहां के लोग पोहा और जिलेबी खाते हैं कि नहीं है? तो उन्होंने कहा साहब अब भी पोहा जिलेबी खाते हैं। अब मुझे पक्का विश्वास है कि आज आप लोगों ने भी पोहा जिलेबी खाया होगा, और जिन लोगों ने जब पोहा जिलेबी खाया है तो जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, इसका मतलब यहां आने वाले सभी लोगों ने पोहा जिलेबी खाया है। अरे भैया, जिसने पोहा जिलेबी खाया है वो इंडोर, और जिसने नहीं खाया है वो आउटडोर। मध्य प्रदेश का पार्टी की दृष्टि से बहुत ही एक ऐतिहासिक महत्व है। जब भी मध्य प्रदेश की धरती पर मैं कदम रखता हूं, स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, पटवा जी और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आती है। अपना जिस्म का पसीना बहाकर उन्होंने पार्टी को मध्य प्रदेश में यह ऊंचाई दी है। मध्य प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। और बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं यदि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, इसकी दिल की धड़कन यदि कोई है तो उसका नाम इंदौर है। और इस इंदौर की कोई धड़कन है तो आपके कैलाश विजय वर्गीय हैं। कैलाश जी को मेरे दोस्तों मैं लंबे समय से मैं जानता हूं। चुनाव आए जाए कैलाश जी सदाबहार हैं। एक बार आप लोगों ने सुना होगा, कभी उन्होंने कह दिया कि जितना घास खिलाओगे उतना दौड़ूंगा। यह कैलाश जी ही बोल सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बोल सकता। लेकिन मैं क्यों कह दिया इसे तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस सच्चाई को मैं कैलाश जी के बारे में जानता हूं कि कैलाश जी कभी चुनाव हारे नहीं। उसी कैलाश जी के लिए आज वोट मांगने आया। मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 2 दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शासन किया है। बीच का यदि 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, जबकि कांग्रेस की यहां पर हुकूमत थी, लंबे समय तक शासन किया है। कोई चाहे जो भी आरोप लगा ले हमारी सरकार पर, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज के 17-18 वर्ष पहले जो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का बीमारू राज्य जाना जाता था, उस बीमारू राज्य से इस मध्य प्रदेश को निकालने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मैं जानता हूं राजनीति और नेताओं के प्रति आजाद भारत के इतिहास में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। लोग कहते हैं नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जनसामान्य में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। लेकिन मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी आपकी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पत्रकार मित्र भी यहां पर बैठे हैं। हो सकता है हमारा कोई सांसद, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई मंत्री कुछ वादे करता हो, अपने वादों को न पूरा करता हो, लेकिन पार्टी के बारे में कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि पार्टी ने जो कहा हो और किया ना। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में स्थापना हुई हमारी पार्टी की, पहला जब चुनाव हुआ था, उस समय जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था, अक्षरशः उन सब सारी चीजों को हम पूरा कर रहे हैं। उस समय हम लोगों ने कहा था जब भी हिंदुस्तान में हमारी सरकार बन जाएगी और संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, हम डंके की चोट पर जो हम वादा कर रहे हैं, इन वादों को पूरा करेंगे।
याद दिलाना चाहता हूं आपको धारा 370 कहा था हम लोगों ने। लोग कहते थे जब भी चुनाव आता है ये भाजपा वाले जनसंघ के लोग जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, कहते हैं हम आएंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपने देखा जो कहा था, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही बहनों भाइयों चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने कहा था कि नागरिकता कानून बनाएंगे। आपने देखा अपनी सरकार बनते ही संसद में नागरिकता कानून को भी हम लोगों ने पास कर दिया। जो भी वादे किए थे उस हर वादे को हम लोगों ने पूरा किया है। यह कोई नहीं कह सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 से लगातार हम कहते आ रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जाकर देखिए अयोध्या में भव्य राम का मंदिर अपनी पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। और बहनों भाइयों आइए 22 जनवरी को वहां भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आइए आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं अयोध्या में। कोई यह बताए क्या कहा था हमने और क्या नहीं किया। आरोप चाहे कोई और कुछ लगा ले, लेकिन हमारी विश्वसनीयता पर, हमारी नीयत पर किसी को सवालिया निशान लगाने का कोई नैतिक हक नहीं है। यही मध्य प्रदेश है। लोग कहते थे यहां सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। यहां बिजली के तारों में बिजली कम हुआ करती थी और बिल ज्यादा आता था। यह हालत यहां की थी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार ने बहनों भाइयों काम करके दिखाया है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, हमारे आंकड़े गलत हों आप मुझे सूचित कर दीजिएगा, मैं शीश झुकाकर उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर दूंगा, मैं क्षमा मांग लूंगा। सार्वजनिक सभाओं में भी जनता की आंखों में धूल झोंककर मैं राजनीति नहीं करता हूं। राजनीति करता हूं तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करता हूं मेरे बहनों भाई। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी जो 2001-2002 तक यहां पर 71,594 करोड़ हुआ करती थी, 18-19 साल के अंतर्गत वह बढ़कर 13,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसकी क्रेडिट नहीं दी जानी चाहिए? इसी मध्य प्रदेश में 2001-2002 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए हुआ करती थी। आज वह 2023 में बढ़कर 1,40,000 पहुंच गई है मेरे बहनों। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और भारत भी आगे बढ़ रहा है। 2023 और 2024 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसके पहले तिमाही में विकास दर 7.8% थी। भारत की पूरी दुनिया में सबसे अधिक थी। और इसमें मैं कहना चाहता हूं, इसमें मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट, मध्य प्रदेश का विकास दर पिछले 10 सालों से भारत से अधिक है बहनों भाइयों। यह जानकर भी आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अकेला राज्य है इस हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश, जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 24% है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट यहां की 24% है। यही इंदौर की धरती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहां पर हुई थी। मुझे बताया गया कि 15,42,000 करोड़ के यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते हुए हैं।
और यह भी मुझे बतलाया गया एक एक नहीं बल्कि 4-4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर यहां पर बनाए जाएंगे और उनका काम भी प्रारंभ हो चुका है। और मैं समझता हूं भोपाल और इंदौर का जो कॉरिडोर बन रहा है उसका भी लाभ इंदौर की जनता को मिलेगा। मध्य प्रदेश और नई छलांग लगाने को तैयार है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप सभी भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में। आपको पता लगा लीजिए, वहां वेतन देने का संकट पैदा हो गया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ऐसे हालात केवल उन्हीं राज्यों के क्यों होते हैं जिन राज्यों में आपकी सरकार होती है? हमारी सरकार जहां होती है इस प्रकार की क्राइसिस, इस प्रकार का संकट क्यों नहीं पैदा होता? केवल आपके ही राज्य में इस प्रकार के संकट क्यों पैदा होते हैं? सोच में कहीं ना कहीं खोट है, नीयत पर सवालिया निशान है। अब कमलनाथ जी बीच में आए लगभग 1.5 साल के लिए। आप लोगों को मालूम होगा कई योजनाएं जो केंद्र की थी, या तो उसमें कटौती की उन्होंने अथवा उसको लागू करने में आनाकानी की। मुझे बताया गया कि 8 लाख आवास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किए थे। उन्होंने कह दिया 2 लाख हमको कोई जरूरत नहीं है, वापस कर दिया। क्यों कैलाश, यही बात है ना, 2 लाख वापस कर दिया। क्या तमाशा है, क्यों वापस कर दिया? आयुष्मान भारत योजना को, ऐसी योजना है आयुष्मान भारत की, इस हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो बहनों भाइयों, बीमारी के कारण वो कभी दम तोड़ने नहीं पाएगा। पूरा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। उस आयुष्मान भारत योजना को भी लागू करने में उन्होंने आनाकानी की। किसान सम्मान निधि, किसानों को हमारी सरकार 6,000 रुपया वहां से भेजती है हर साल उनके अकाउंट में, उसको भी लागू करने में आनाकानी की। घर घर में हम पानी पहुंचा रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी घर घर नल से पानी पहुंचाया जाएगा, उसको भी लागू करने में उन्होंने आनाकानी की। क्यों ऐसा हुआ? ताकि इसका श्रेय कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को न मिल जाए। यही कारण है। मुझे नहीं लगता और कोई दूसरा कारण हो सकता है। क्या कांग्रेस ये चाहती कि हम यहां के गरीबों को मजबूरी में जीने के लिए मजबूर कर दें? ऐसी हालात इन लोगों ने बना रखी है। 50 साल तक लगातार जब तक इनकी सरकार थी, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, नहीं हटी। और आंकड़े आज इस बात के गवाह हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद 13.5 करोड़ लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। यह उन्होंने कहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यह हमारी आपके घर की, हमारी सरकार की संस्था नहीं है। उस संस्था ने भी कहा है कि पहले जो सर्वाधिक गरीब है माने जाते थे, सर्वाधिक गरीबी के संकट से भी अब भारत बाहर आ चुका है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कि बिना खाए 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते थे, बिना खाए, बिना भोजन के। कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ऐसे हालात थे। यह आंकड़ा मेरा नहीं है मेरे बहनों भाइयों, यह आंकड़ा है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। आज विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है, इसको नहीं कोई देखे। भारत में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के निर्माण में आप देखिए क्रांति हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत का प्रधानमंत्री बनते ही तय किया कि हिंदुस्तान का एक गांव भी शेष नहीं बचना चाहिए जिसे पक्की सड़कों से न जोड़ दिया जाए। और आज उसी समय नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। उसके पहले क्यों नहीं प्रारंभ हुआ? आज चले जाइए
फर्राटे के साथ दौड़ती हुई गाड़ियां, जहां जाने में आपको 4 घंटे लगते थे, आज आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। पहले सड़कें 8 से लेकर 10 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी। आज हिंदुस्तान में सड़कें, हमारी सरकार, जो पहले एक दिन में 8 से लेकर 10 किलोमीटर बनती थी, आज वह 38 से लेकर 40 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बन रही है। बहनों भाई, पूरे देश में मेट्रो रेल नेटवर्क पूरे देश में केवल 250 किलोमीटर था। आज आपको जानकर यह खुशी होगी, इस समय 9 वर्षों के अंदर ही 800 किलोमीटर हो गया नेटवर्क। काम कैसे किया जाता है, भारत का मस्तक कैसे ऊंचा किया जा सकता है, इसकी कला यदि किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। 4G नेटवर्क बिक चुका है, 5G आया ही है, काम शुरू हुआ है कि 6G की तैयारी भी हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ कर दी है। आंकड़े बहुत सारे हैं, जिन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख सकता हूं। और यूपीआई तो मैं समझता हूं कि इंदौर में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अगस्त में, केवल अगस्त में 15.18 लाख करोड़ मूल्य के 10.24 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। बहनों भाइयों, यह है भारत। टेक्नोलॉजी में भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने तो कमाल किया है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपया प्रतिमाह लोगों को देने का फैसला किया है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ कदम उठाए हैं। और एक बात और मैं विश्वसनीयता की मैं कहना चाहता हूं, जो सरकार आती थी कहती थी विधानसभा में, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने भी कहा था। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को बराबर 50 वर्षों तक भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल था, क्यों नहीं आपने पूरा किया? लेकिन 56 इंच सीने का प्रधानमंत्री आते ही आपने देखा कि 33% महिलाओं को आरक्षण उसने विधानसभा और लोकसभा में मुहैया करा दिया। यह होती है विश्वसनीयता। और बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह रहा हूं, भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद बढ़ा है, बहुत बड़ा है। रक्षा मंत्री होने के नाते दुनिया के अधिकांश देशों में मेरा जाना होता है। महीने में जरूर एक बार मैं चला ही जाता हूं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। बहनों भाइयों, उसके पहले भी मंत्री जाते थे, अब मंत्री जाते हैं। कोई पूछे कितना स्वागत होता है, कितनी तरजीह मिलती है। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन में भी भारत की बढ़ती हुई ताकत को स्वीकार करते हैं, भारत की सराहना करते हैं। क्या एक छोटी बात है? आपने देखा कि G20 का सम्मेलन हुआ था, अमेरिका भी था, चीन भी था, रूस भी था। जो काम कभी नहीं हुआ वो हो गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मत पारित हो गया। बहनों भाइयों, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेश किया था, दुनिया के एक देश ने उसका विरोध नहीं किया। क्या इससे हमको और आपको गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस के लोगों को गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल अपना घर बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, राष्ट्र बनाने के लिए की जाती है। मुझे आश्चर्य होता है, क्यों नहीं
आपको गौरव की अनुभूति होती है। बहनों भाइयों, मुझे तो खुशी हुई, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी यहां से विधायक हो गए, उन्होंने अपनी सहमत दे दी कि ठीक है भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी जो आदेश दे देती है, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता, उसका अक्षर से हम पालन करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं, नीमच में मैं आज के महीने भर पहले आया था, यात्रा प्रारंभ हुई थी, शायद उस यात्रा की में आप ही निकले थे, कैलाश विजयवर्गीय जी। उसमें मैंने कहा था शिवराज सिंह चौहान के बारे में, शिवराज सिंह जी चौहान बड़े खिलाड़ी हैं, और मैंने कहा कि वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी हैं, चाहे शुरुआत जैसी हो लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान के। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं, ऑलराउंडर हैं। बहन भाइयों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्ति आपको मिला है। और एक बार मुहर लगा दीजिए सभी लोग, हाथ उठाकर तालियां बजाकर कैलाश विजयवर्गीय जी के विजय के बारे में। बहनों भाइयों, आतंकवाद, चूंकि रक्षा मंत्री हूं, आतंकवाद की बात करूंगा। इसके पहले गृह मंत्री रहा हूं, तब भी आतंकवाद की चुनौती को स्वीकार किया था, इसकी चर्चा जरूर करूंगा। जानते हैं, भारत में आतंकवादी आते थे, मारकर चले जाते थे, जय श्री राम, कुछ नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद आपने देखा उरी पुलवामा में जो घटना हुई है, कान खोल कर सुनो बहनों भाइयों, उरी पुलवामा में जब घटना हुई, चूंकि मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने हम 1-2 लोगों को बुलाया, एक आका और आप सब बैठे थे। यह हुआ कि इस बार शांत नहीं रहना है हम लोगों को। प्रधानमंत्री ने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया, और उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। यह है हमारा भारत। यह है हमारा भारत। फिर भी गौरव की अनुभूति क्यों नहीं होती है कांग्रेस के लोगों से? अरे बहनों भाइयों, धरती की बात छोड़ो, चंद्रमा पर जा रहे हैं, सूर्य पर जा रहे हैं, लॉन्चिंग हो रही है, मंगलयान पर जा रहे हैं, लॉन्चिंग ही नहीं हो रही है, लैंडिंग भी हो रही है। आपने देखा चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला, लैंडिंग करने वाला दुनिया का अकेला देश है तो हमारा और आपका देश भारत है। मेरे बहनों भाइयों, क्या कांग्रेस के लोगों को इसके कारण गौरव की अनुभूति नहीं होती? क्या हो गया है इन लोगों को? चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग हो रही है, और इनके राहुल यान की न तो लॉन्चिंग हो पा रही है न लैंडिंग हो पा रही है। यह हालत है इन लोगों की। और जानते हैं खर्च कितना लगा है चंद्रयान, सूर्ययान, मंगलयान ये सब लॉन्च कराने में और लैंड कराने में? सूर्ययान तो अभी नहीं हुआ है, चंद्रयान की बात कर रहा हूं। जानते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड का नाम सुना है कि नहीं? क्या नौजवानों आपने सुना है? कितने लोगों ने बॉलीवुड का नाम सुना है? हॉलीवुड जानते हैं? हॉलीवुड में एक फिल्म बनाने में जितना खर्च लगता है उससे कम खर्च में हम चंद्रमा पर जाकर लैंड कर गए। यह है भारत की ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंतर को पहचानिए।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मौलिक अंतर यही है कि हम जनता को जनार्दन मानते हैं और ये परिवार को जनार्दन मानते हैं। यही अंतर है दोनों में मौलिक। अब तो मैंने कल्पना नहीं की जा सकती। मैंने आज के 9 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी, इसके मामले में भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज के 9 साल पहले, मैंने हम लोगों की सरकार आने के पहले। आज आपको मालूम है बहनों भाइयों, जो भारत 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह भारत जंप लेकर 11वें स्थान से 5वें स्थान पर सारी दुनिया में आ गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टैनले, यह फाइनेंशियल एक फर्म है, इंटरनेशनल फर्म है। उस इंटरनेशनल फर्म ने कहा है कि भाई अब वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टैनले ने कहा है। और सुन लेना आप मेरी बात, अब तो सब स्वीकार करते हैं कि 2027 शुरू होते ही भारत दुनिया की 3 अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, अमेरिका, चाइना, भारत। आज मैं कह के जा रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, देख लेना 2047 आते आते 2047 आते आते इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी होगी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया किसी की होगी तो भारत की होगी। यह हैसियत है भारत की। जनता जनार्दन का समर्थन चाहिए, कार्यकर्ताओं का समर्पण चाहिए। मैं जानता हूं जब टिकट बंटवारा होता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। इसके कारण आपको थोड़ी तकलीफ भी किसी न किसी को होती होगी। लेकिन एक बात सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक बात सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपके लिए हो सकता है घर वाले होंगे। आपने देखा बंगाल में जब पार्टी के सामने चुनौती खड़ी हुई तो चुनौती ने उस चुनौती के क्षणों में पार्टी की नजर जाकर किसी पर टिकी थी तो आपके कैलाश विजयवर्गीय पर जाकर टिकी। जो कभी सोचा नहीं गया था कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो करके दिखा दिया। लोग डरते थे, हिंसा होती है, कार्यकर्ता मारे जाते हैं, मौत होती है। ऐसी चुनौती को स्वीकार करने की कुव्वत यदि किसी के अंदर है तो आपके कैलाश विजयवर्गीय में है। इनका सीना पहले जैसा चौड़ा नहीं रह गया है, जवानी वाला नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अभी है। और मैं अभी बतला दूं, चुनाव आपको लड़ना है, कैलाश विजयवर्गीय नहीं लड़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं तो हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए सारे लोग, तो मैं मान लूं। बहनों भाइयों, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपेगी। इनको जाना पड़ेगा, अपने चुनाव परिणाम की बिल्कुल चिंता किए बिना जाना पड़ेगा। और जाते ही हैं ये पार्टी के सिपाही हैं। मैं भी पार्टी का सिपाही हूं, 2 बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं, लेकिन फिर भी आज अपने को सिपाही मानता हूं, कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी का। यही भाव हर कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। यह कार्यकर्ता का भाव न रहा होता तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए नहीं आता। और बहनों भाइयों, मैं अपील करना चाहता हूं, इस बार इंदौर की सारी सीटें डंके की चोट पर कमल का फूल ही का झंडा लहराना चाहिए। यह संकल्प करके जाओ। और इंदौर वासियों से भी अपील करता हूं, कहीं भी खोट नहीं लगनी चाहिए इस बार इंदौर में। जो भी वचन लेना हो
हमारे जनप्रतिनिधियों से वचन ले लेना और पार्टी का नेता होने के नाते मध्य प्रदेश में चाहे जो भी हो, जैसी भी सरकार बनेगी हमारी, बहनों भाई, उस वचन को पूरा कराने में मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। तो मैं एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी को जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से विजय की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। याद रखना, प्राण जाई पर वचन न जाई। पक्की बात। कैलाश विजयवर्गीय जी, इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, आपको दे दिया। बहनों भाइयों, यदि आपने जिता दिया, अब बम्पर वोटों से जिता दिया। हमारे रमेश मेंदोल जी भी हैं, ये तो जीतेंगे, इनके लिए कहा जीतते ही हैं तो। लेकिन शेष सारे, उषा ठाकुर भी हैं और भी बहुत सारे हैं, सभी को जिता देना मेरे बहनों भाई। यदि सभी जीत गए तो मैं यकीन दिलाता हूं कैलाश जी, आपको वादा करना पड़ेगा, सारी सीटों पर इंदौर जीत गए, राजनाथ सिंह स्वयं दिल्ली से चलकर अपना शीश झुकाकर यहां के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए आएंगे, यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और बहनों भाइयों, जिंदगी में जो कहा है उसे मैं किया है। विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में कभी गहरा नहीं होने दूंगा। मैं यकीन लेकर जा रहा हूं कि आप लोग विजय दिलाएंगे। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद माननीय राजनाथ सिंह जी, आपका पाथ है, आपका मार्गदर्शन विजय प्रशस्त करेगा। कार्यकर्ताओं के लिए सूचना है, कल हम आज की संख्या से 10 गुना संख्या में माननीय कैलाश जी का नामांकन भरने प्रातः 10 बजे बड़ा गणपति से विशाल रैली के रूप में सब इंदौर का नेतृत्व माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत अभिनंदन कर रहा है। आप सब भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। कल प्रातः 10 बजे बड़ा गणपति से राजवाड़ा पर मां